सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की कक्षा का विषय रहने वाला है द्वंद्व समासः। सूत्रम चार्थे द्वंद्वः। व्याख्या च अर्थे द्वंद्व समासः भवति, अर्थात च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। अस्मिन् समासे पदद्वयं प्रधानं भवति। इस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। प्रिय विद्यार्थियों, समास के अंतर्गत या तो पूर्व पद की प्रधानता होती है और या उत्तर पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता रहती है, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों ही पदों की प्रधानता होती है और बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। आइए आज की इस कक्षा में द्वंद्व समास को समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है: इतरेतर, समाहारः, एक शेषः। सर्वप्रथम हम इतरेतर द्वंद्व समास की चर्चा करते हैं। इतरेतर द्वंद्व समासः। यदि इतरेतर शब्द को अलग अलग किया जाए तो इतर जमा इतर, ये गुण संधि का उदाहरण हुआ इतरेतर। विशेषः शब्दों की संख्या के अनुसार ही समास होता है, यानी यदि दो पदों में हम समास कर रहे हैं तो अंतिम जो पद है वो द्विवचन में होगा, और यदि दो से अधिक पदों के मध्य में समास हो रहा है तो अंतिम जो पद होगा, जो समस्त पद बनेगा, वो बहुवचन में बनेगा। अंतिम शब्द का लिंग ही समास का लिंग होता है। समस्त पद उसी लिंग में होगा जिसमें विग्रह करते समय अंतिम जो शब्द रहा होगा, उसी शब्द के अनुसार समस्त पद का लिंग निर्धारित होता है। जैसे रामः च लक्ष्मणः च। प्रिय विद्यार्थियों, यह हम समास के अंतर्गत पहले भी सीख चुके हैं कि जब समस्त पद का निर्माण किया जाता है तो विभक्तियों को हटाना होता है, और जब समास का विग्रह करना होता है तब विभक्तियों को जोड़ना होता है। अभी यहाँ पर च और च ये हमने यहाँ से हटाए, और रामः में जो विसर्ग है वो प्रथमा विभक्ति का है, और लक्ष्मणः में भी जो विसर्ग है वो प्रथमा विभक्ति का है। अब अपने पास दो शब्द हैं, राम और लक्ष्मण, तो हमने लिखा राम और लक्ष्मण। लेकिन राम एक पद है और दूसरा पद हमारा लक्ष्मण है, यानी कुल मिलाकर हमारे पास दो पद हुए, तो हमें द्विवचन का प्रयोग करना होगा। क्योंकि लक्ष्मण अंत में लिखा हुआ है और यह अकारांत शब्द है, तो इसके रूप राम के अनुसार ही चलेंगे। रामः रामौ, द्विवचने रामौ। अतः लक्ष्मणः लक्ष्मणौ, तो द्विवचने लक्ष्मणौ। इसलिए हमने यहाँ पर राम लक्ष्मणौ इस समस्त पद का निर्माण किया। अग्रे पश्यामः बकः च हंसः च। अब इसी प्रकार से हम यहाँ से विभक्तियों को हटाने का प्रयास करेंगे। अब अपने पास दो शब्द आते हैं, बक और हंस। क्योंकि अंत में हंस लिखा हुआ है तो एक पद अपना बक और दूसरा है हंस, तो बक इत्यर्थे बक और हंस इत्यर्थे हंस। और क्योंकि ये दो पद हैं इसलिए समस्त पद का निर्माण करते समय द्विवचन का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि हंस जो शब्द है वह भी अकारांत है, अतः इसके रूप भी राम और बालक के अनुसार ही चलेंगे। तो हंस का जो द्विवचन होगा प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत तो वो होगा हंसौ, अतः बक हंसौ। अब यहाँ पर आप यह जानने का प्रयास कीजिए कि हम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, समस्त पद का निर्माण हम उसी विभक्ति के अंतर्गत करेंगे जिसमें हमारा विग्रह
दिया हुआ है, क्योंकि हमारा विग्रह ही प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत था इन दोनों ही उदाहरणों में, अतः हमने यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही निर्माण करने का प्रयास किया। अग्रे पश्यामः, अब यहाँ पर पदों की संख्या अधिक हो गई है। कृष्णः च रामः च श्यामः च, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास पदों की संख्या कितनी है, हमें इसकी विभक्तियों को हटाना है। कृष्ण में विसर्ग, राम की विसर्ग और श्याम की विसर्ग को हमने यहाँ से हटाया। अब अपने पास 3 शब्द हैं, एक है कृष्ण, दूसरा है राम और तीसरा है श्याम। तो हमने कृष्ण, राम और श्याम लिखा, क्योंकि अंतिम जो हमारा पद है वो श्याम है और श्याम में अकारांत ई है शब्द है, इसलिए इसके रूप भी राम और बालक की तरह ही चलेंगे। तो रामः रामौ रामाः प्रथमा विभक्ति में और श्यामः श्यामौ श्यामाः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हुआ। क्योंकि पदों की संख्या 3 हो गई है, इसलिए समस्त पद का जो निर्माण होगा वो बहुवचन के अंतर्गत होने वाला है। इसलिए कृष्ण राम श्यामाः, इस समस्त पद का निर्माण हुआ। यदि राम अंत में होता तो कृष्ण श्याम रामाः, और यदि कृष्ण अंत में होता तो राम श्याम कृष्णाः। इस प्रकार से इतरेतर द्वंद्व समास में समस्त पद का निर्माण किया जाता है। अग्रे अस्ति लवः च कुशः च। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या समस्त पद बनेगा यह आप बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर भी लिख सकते हैं। अग्रे अस्ति समाहार द्वंद्वः। प्रथम इसकी विशेषता है कि जातिवाचक शब्दों का समास होता है, समास के अंत में समाहार लिखा जाता है और समस्त पद के अंत में नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हमें यह देखना है कि समाहार द्वंद्व समास जातिवाचक शब्दों का होता है। दूसरा कि इसका समस्त पद का विग्रह करते समय समाहारः इस शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। और तीसरा, पहले से ही निश्चित है कि जब समस्त पद का निर्माण समाहार द्वंद्व समास में किया जाएगा तो नपुंसक लिंग एक वचन में ही समस्त पद का निर्माण होगा। जैसे यथा पाणि च पादौ च तेषां समाहारः पाणिपादम। यह समास थोड़ा सा कठिन प्रतीत हो सकता है, हालांकि ये बिल्कुल आसान है, इसे समझने का प्रयास करें। पाणि च पादौ च तेषां समाहारः। अब समाहार का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ से हटा देंगे। तेषां एक विभक्ति है, इसको हमने यहाँ से हटाया। च के अर्थ में द्वंद्व समास होता ही है, हमने इसको भी यहाँ से हटाया। अब अपने पास 2 पद हैं, एक है पाणि, एक है पादौ। यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है। पाणि इत्यर्थे हाथ, और क्योंकि हाथ 2 होते हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। पादौ इत्यर्थे पाँव, और क्योंकि पाँव की संख्या 2 होती है इसलिए यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है। लेकिन जब हम समस्त पद का निर्माण करेंगे तो वो हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में ही होना चाहिए। अब यहाँ पर पाणि जो है वो द्विवचन है, हम इसका एक वचन लेंगे तो पाणि हर्स्व इकारांत शब्द है। और अग्रे अस्ति पादम, यह जो मकार है यह नपुंसक लिंग एक वचन के कारण यहाँ पर आया है, जैसे पुस्तकम, फलम, ज्ञानम, उसी प्रकार पाणि पादम। यदि इस समस्त पद का विग्रह करना होता तब हम इसको द्विवचन में लेकर के आते, क्योंकि हाथ 2 होते हैं और पाँव 2 होते हैं और इनके समाहार को, इनके समूह को पाणिपादम कहा जाता है। जैसे हस्तपादम। अब यहाँ पर देखिए, हस्त का मतलब होता है हाथ और पादम इत्यर्थे पाँव। तो हाथों की संख्या 2 होती है इसलिए हस्तौ, और च के अर्थ में द्वंद्व समास होता ही है इसलिए हमने च लिखा। अग्रे
पादम इत्यर्थे पादौ पाँव की संख्या 2 होती है और च के अर्थ में इस समास का निर्माण होता है, इसलिए हमने च पद को भी यहाँ लिखा। क्योंकि समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में बना हुआ है और यह जातिवाचक शब्दों का बना हुआ है, इसलिए समाहार शब्द का प्रयोग भी यहाँ पर किया जाएगा। समाहारः, तेषां समाहारः, इनका समाहार, यानी हाथों और पाँव का समाहार समूह हस्तपादम कहलाता है। अत्र द्विवचनम आसीत्, अत्रापि द्विवचनम आसीत्, परंतु समासस्य नियमानुसारेण नपुंसक लिंग एक वचने समस्त पदस्य निर्माणम अभवत्। अत्र विग्रहे हस्तानां संख्या 2 और पादानां संख्यापि 2, अतः द्विवचनस्य प्रयोगम् अत्र अभवत्। अग्रे अस्ति गोधूमं च चणकं च तयोः समाहारः। इसके समस्त पद का आप निर्माण करने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका समस्त पद क्या बनेगा। कुछ विद्यार्थियों को यह लग सकता है कि यहाँ पर तेषां समाहारः का प्रयोग किया गया था और यहाँ पर तयोः समाहारः, क्या इसके कारण कुछ अलग परिवर्तन होने वाला है? इसके कारण कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यहाँ पर गोधूमम एक वचन है और चणकम एक वचन है, इसलिए द्विवचन तयोः का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हस्तौ में द्विवचन था और पादौ में द्विवचन था, तो कुल संख्या 4 होने के कारण बहुवचन का प्रयोग किया गया था। आशा है कि आप समाहार द्वंद्व समास को अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। अग्रे अस्ति एक शेष द्वंद्वः। इस समास में एक पद शेष रहता है। आपके पास चाहे 2 पद आए परीक्षा में या 3 पद आए या उससे अधिक पद आए, लेकिन जब समस्त पद का निर्माण होगा तो केवल एक पद शेष रहेगा। पदों की संख्या के अनुसार समस्त पद का वचन होता है। यदि 2 पदों के मध्य में समास हो रहा है तो समस्त पद का निर्माण द्विवचन में होगा, और यदि 2 से अधिक पदों के मध्य में समास किया जा रहा है तो समस्त पद का निर्माण बहुवचन के अंतर्गत होगा। उदाहरण के लिए माता च पिता च। अब यहाँ से देखिए, हम प्रथम तो हम विभक्तियों को हटाने का प्रयास करेंगे। अब अपने पास 2 शब्द हैं, माता और पिता, तो इनमें से एक ही पद शेष रहना है। तो यहाँ से पिता जो शब्द है, जो पुल्लिंग है, वो यहाँ से शब्द शेष रहेगा, और क्योंकि 2 पद थे तो द्विवचन का प्रयोग भी किया जाएगा, और क्योंकि माता और पिता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए पिता की प्रथमा विभक्ति के द्विवचन का ही प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, पितरौ। यदि पितरौ परीक्षा में आ जाता है तो माता च पिता च, यह इसका विग्रह होगा। अग्रे अस्ति भ्रातरः च भगिनी च। अब यहाँ से हमने इसको हटाने का प्रयास किया, भ्रातरः से यहाँ विसर्ग हटाने का प्रयास किया। अब भ्रातरः में पहले से ही बहुवचन है, यानी यहाँ संख्या जो है वो 2 से अधिक है, और भगिनी इत्यर्थे बहन, यहाँ पर संख्या 1 है, तो कुल मिलाकर के ये संख्या 3 या 3 से अधिक बनेगी, इसलिए बहुवचन का प्रयोग समस्त पद के अंतर्गत किया जाएगा। तो भ्रातरः च भगिनी च भ्रातरः, इस समस्त पद का निर्माण यहाँ पर हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, आपको केवल समास करने की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझना है। उदाहरण चाहे आप 1 कर लीजिए चाहे 10 कर लीजिए, वो तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक हमें पूरी प्रक्रिया समझ में न आ जाए। आशा है कि आपने सरलता पूर्वक समास को समझने का प्रयास किया होगा। धन्यवाद।